हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज का टॉपिक जो है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है और इसको हम यहाँ पे चित्रों के माध्यम से समझने वाले हैं और साथ में जानेंगे जो इससे बनने वाले जो एग्जाम में प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी यहाँ पे हम समझेंगे। तो आज का टॉपिक हम सीधे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हमने कई चित्रों के माध्यम से यहाँ पे इस टॉपिक को लिया है। जैसे आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो इनको हमने 3 चित्रों के माध्यम से हम इस टॉपिक को पूरा समझेंगे यहाँ पे और जानेंगे ये जो चित्र दिए हुए हैं किसके द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। तो उसी को हमको यहाँ पे क्या है समझना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसकी जो ये मॉडल दिया है किसके द्वारा दिया गया। तो एक वैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक, उनका नाम है एडवर्ड स्वेस। तो एडवर्ड स्वेस के द्वारा ये क्या दिया जाता है, ये संरचना दी गई है, नंबर 1 और दूसरी। तो ये दो संरचनाओं की बात कौन करते हैं, एडवर्ड स्वेस एक क्या है भूगर्भ वैज्ञानिक है, उनके द्वारा ही इसका वर्गीकरण किया गया है। तो पहले हम इस चित्र को समझेंगे, फिर हम इस पर आएंगे और फिर इसको समझेंगे। तो इन तीनों को ही हम यहाँ पे समझने वाले हैं और इन तीनों से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये वाला मॉडल। तो ये मॉडल आपने अपने बुक्स में देखा ही होगा, हमेशा ये किताबों में ये चित्र बना रहता है और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या है, एक मॉडल है। तो जैसे हमारी पृथ्वी गोल है, तो उस गोल में से हमने क्या कर लिया, एक भाग पृथ्वी का इस प्रकार से काट के उसकी जो आंतरिक संरचना है उसको जानने के लिए हमने बाहर निकाल लिया है। तो आगे समझिए कि हमने पृथ्वी का एक भाग क्या कर लिया है, काट के उसको बाहर निकाल दिया है और उसको ही यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये मॉडल दिया, ये एडवर्ड स्विफ्ट ने जब दिया तो ये किस आधार पर इन्होंने दिया। तो ये जो पहला मॉडल है, हमारा जो पहला चित्र है, इसको रासायनिक संगठन के आधार पर इन्होंने क्या किया, इसका विभाजन किया। अब रासायनिक संगठन क्या होता है, जिस प्रकार की रासायनिक क्रियाएं पृथ्वी के अंदर हो रही हैं उस प्रकार से ही उन्होंने क्या करा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या बनाया, एक मॉडल बनाया और उस मॉडल के हिसाब से इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने का यानी इसको समझाने का क्या करी, कोशिश करी। तो सबसे पहले जो हमारा ये वाला चित्र है, इसमें हमें 3 चीज़ें दी, 3 भागों में इसको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। नंबर 1 जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं क्रस्ट और इसके नीचे वाले भाग को बोलते हैं मेंटल और इसके नीचे वाले भाग को बोलते हैं फिर क्रोड। तो इसको 3 भागों में उन्होंने विभाजित किया, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। और इसको फिर कई अन्य नाम भी दिया, जैसे यहाँ पे इसको पहले भाग को भूपर्पटी कहा गया है, इसके अलावा सियाल भी इसको कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर जो मेंटल है इसको हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। और जो क्रोड है हमारा कोर अंदर वाला भाग, इसको नीफे कहा जाता है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्रस्ट बोला जाता है इसको, और मेंटल बोला जाता है बीच वाले भाग को, आंतरिक उस भाग को क्या बोला जाता है, क्रोड बोला जाता है। और अन्य नाम इनके क्या है, इसको भूपर्पटी कहा दिया क्रस्ट को, इसके अलावा सियाल इसको कहा जाता है और मेंटल को सीमा कहा जाता है, क्रोड को नीफे कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो रासायनिक संगठन है उसी आधार पर इनको बात करते हैं। जो सबसे पहले हमारा जो ऊपरी भाग है, क्रस्ट वाला भाग है, इसमें किस चीज़ से बना हुआ है, ये ग्रेनाइट के कठोर चट्टानों से ये क्या है, निर्मित है। तो ग्रेनाइट के जो कठोर चट्टान है उससे निर्मित हमारा क्रस्ट है। और इस क्रस्ट में जो हमको देखने को मिलता है, इसमें SI प्लस AI। अब ये SI और AI के हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम का हमको इसमें देखने को मिलता है। तो सिलिका और एल्यूमिनियम क्या देखने को मिलता है इसमें हमको, इस क्रस्ट या इसको सियाल कहा जाता है। सियाल किसके आधार पर कहा जाता है, इस एल्यूमिनियम और सिलिका जो मात्रा इसमें यहाँ पे देखने को मिलती है, इसी के आधार पर इसको क्या कहा जाता है, सियाल नाम दिया जाता है। तो जो हमारा क्रस्ट है, जो ऊपरी भाग है, ये किससे बना है, एक तो एक ग्रेनाइट की जो कठोर चट्टान है उससे भी निर्मित है, और दूसरा इस ग्रेनाइट की जो चट्टान है इसमें हमको किस चीज़ की मात्रा मिलती है, एक हमको सिलिका की मात्रा मिलती है, दूसरा एल्यूमिनियम की क्या मिलती है, मात्रा मिलती है। ये 2 पदार्थ हमको इसमें क्या मिलते हैं, इस ग्रेनाइट की चट्टानों में मिलते हैं, इस क्रस्ट में मिलते हैं या इस भूपर्पटी में मिल जाते हैं, जिसके कारण इस एल्यूमिनियम और इस सिलिका के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, सियाल नाम दिया गया है। तो इसमें हमने इसको क्या दे दिया है, कि नाम दे दिया है, सियाल दे दिया है। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, इस ग्रेनाइट की चट्टान या क्रस्ट में हमको किस चीज़ की मात्रा मिलती है, सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है। तो सिलिका और एल्यूमिनियम की क्या मिलती है, यहाँ पर मात्रा मिलती है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो क्वेश्चन बनेगा कि क्रस्ट में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, वहाँ पर आपको नाम मिल सकता है सिलिका मैग्नीशियम या निकेल फेरियम या सिलिका एल्यूमिनियम। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम लिखेंगे, इसका मतलब ठीक वाला आंसर। अब नंबर 2 पर आते हैं हम, मेंटल। तो दूसरे नंबर की, ये पहले नंबर की परत है पृथ्वी की, अगर हम पृथ्वी के अंदर को जाएंगे तो हमारी फर्स्ट कौन सी परत मिलेगी, हमको क्रस्ट मिलेगी, और दूसरे नंबर पर आ जाएगी हमारी मेंटल। अब इनका भी क्या है, अंदर जाने का क्या मतलब है, कि जैसे यहाँ से हमको इसका गहराई पर जा रहे हैं तो यहाँ से 0 किलोमीटर, क्योंकि हम किलोमीटर में नापते हैं इसको नीचे, तो यहाँ से अगर नीचे तक जाएंगे तो इसमें कुछ गहराई का इसका एक मेजरमेंट होता है कि कितने गहराई तक कौन सी परत है, कितनी गहराई तक कौन सी परत है। जैसे 0 से लेकर 200, यहाँ पर 200 तक क्या होता है, 200 किलोमीटर तक हमारी क्या होती है, क्रस्ट होती है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है।
तो जैसे ही हम इस क्रस्ट से अंदर जाएंगे, क्रस्ट से अगले इस 200 किलोमीटर से हम अंदर एंटर करेंगे, तो हमको कौन सी परत मिल जाएगी, मेंटल मिलने लग जाएगी, यानी मेंटल की शुरुआत हो जाएगी, इस मेंटल परत की शुरुआत हो जाएगी। और ये जो मेंटल परत बनी है, इसका रासायनिक संगठन किस प्रकार से देखने को मिलता है हमको, इसमें हमको बेसाल्ट या आग्नेय चट्टानों की क्या मिलती है, अधिकता देखने को मिलती है। बेसाल्ट या आग्नेय चट्टानों की अधिकता हमको इस मेंटल भाग में मिलता है, जिसके कारण ही हम इसको क्या करें, मेंटल इसका नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमको बेसाल्ट या आग्नेय सेल, बेसाल्ट या आग्नेय सेल हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये बेसाल्ट या आग्नेय सेल क्या होते हैं, इसको हम आगे जब चट्टान पढ़ेंगे उनके वहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक हमारा बहुत अलग से या गहराई से हो जाएगा, ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे केवल मेंटल को समझते हैं। हमको ये समझना है कि जो मेंटल का क्या है, रासायनिक संगठन है, उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, बेसाल्ट या आग्नेय सेल मिलते हैं। अगर प्रश्न बनता है मेंटल में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे बेसाल्ट या आग्नेय सेल इसमें हमको देखने को मिलती है। और दूसरा, इसको हम कुछ नाम दिया है हमने अलग से, जैसे यहाँ हमने ऊपर गया क्रस्ट को हमने सियाल बोल दिया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम की क्या मिल रही थी, हमको मात्रा मिल रही थी। तो इसी प्रकार से इस मेंटल में भी हमको कुछ पदार्थ मिलते हैं, जिसमें हमारे क्या आ जाते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम तत्व यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, जिसी कारण हम इसके नाम क्या दे देते हैं, सीमा दे देते हैं। क्या नाम देते हैं इसका, सीमा दे देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको सिलिका और मैग्नीशियम हमको देखने को मिलता है, तो दो तत्व हमको यहाँ पर मिलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। इसी कारण से हम इसको सीमा कहते हैं या इसको मेंटल कहते हैं। और मेंटल में हमको क्या मिलते हैं, बेसाल्ट या आग्नेय सेल के यहाँ पर हमको चट्टानें मिलती हैं। बेसाल्ट और आग्नेय सेल की क्या देखने को मिलती है, चट्टानें मिलती है। और इस बेसाल्ट या आग्नेय सेल में हमको कौन से तत्व मिलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। अगर प्रश्न मिलेगा कि मेंटल में कौन से पदार्थ मिलते हैं, तो आप कहेंगे सिलिका और मैग्नीशियम यहाँ पे क्या मिलते हैं, ये तत्व हमको यहाँ इस मेंटल में मिलते हैं। आगे हम जैसे अगर हम इस मेंटल से अगर अंदर जाएंगे, मेंटल से अगर हम अंदर जाएंगे, तो यहाँ से हमारी ये वाली परत शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। अब ये कोर जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, तो इसको हम क्यों इसको कोर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, जो पृथ्वी के अंदर अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पर रासायनिक संगठन के में क्या मिल जाता है, हमको काफ़ी बदलाव मिल जाते हैं। क्योंकि जब हम इस मेंटल से अंदर जाते हैं, तो यहाँ हमारे जो तत्व मिलते हैं वो अलग तरह के मिलते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाता है कि अंदर जाने पर पृथ्वी के घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होने लग जाती है। जैसे यहाँ पे अगर घनत्व 3 यहाँ पर 0.3 है, फिर हम नीचे जाएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम पृथ्वी के अंदर को जाते रहेंगे, तो उसमें घनत्व में क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। तो एक तो यहाँ पे जो क्रोड है, इस क्रोड में क्या होता है कि सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है पृथ्वी का। तो सर्वाधिक घनत्व यहाँ कहाँ पाया जाता है, इस क्रोड में पाया जाता है। और इस क्रोड में हमको किस चीज़ की अधिकता देखने को मिलती है कि इसमें Na और Fe मिलता है। Na क्या है हमारा, निकेल, और Fe क्या है, फेरियम। तो ये दो तत्व हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, निकेल और फेरियम। तो इन्हीं निकेल और फेरियम के कारण इसको हम क्या कहते हैं, निफे कह देते हैं। क्या कह देते हैं, निफे इसको बोला जाता है। तो आप कोई ध्यान में यहाँ पे इस पहले वाले चित्र से क्या याद रखना है, क्योंकि इस चित्र से क्या प्रश्न बनते हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपको अगर ध्यान में हो जाएगा तो आपको प्रश्न एकदम सही हो जाएगा। जैसे कि पहला हमारा क्रस्ट आता है, क्रस्ट में आपको याद रखना है, एक तो यहाँ पे ग्रेनाइट की क्या मिलती है, हमको चट्टानें मिलती है, काफ़ी कठोर चट्टानें होती है ग्रेनाइट की। और दूसरा, इसको भूपर्पटी कहा जाता है या सियाल इसको कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पर पदार्थ क्या मिलते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है। तो सिलिका और एल्यूमिनियम हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। और दूसरा, इस मेंटल में आ रहे हैं, तो मेंटल में हमको क्या देखने को मिलता है, बेसाल्ट या आग्नेय शैलों की क्या मिलती है, हमको प्रधानता मिलती है। इस बेसाल्ट और आग्नेय शैलों में हमको कौन से तत्व मिलते हैं, Si और Ma। तो Si क्या हमारे सिलिका, इसको सिलिकॉन भी बोला जाता है, सिलिका, और या मैग्नीशियम इसको बोला जाता है। तो सिलिका और मैग्नीशियम हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम मिलते हैं, तो इसको हम इसी कारण से क्या कहते हैं, सीमा इसका नाम दे देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, सिलिका प्लस मैग्नीशियम मिल रहा है। तो सिलिका और मैग्नीशियम के कारण इसको हम सीमा बोलते हैं, इस मेंटल को। फिर अगर हम इससे अंदर जा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक कोर मिल जाता है, पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है, इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, Na प्लस Fe। तो निकेल प्लस फेरियम मिलता है। तो निकेल प्लस फेरियम के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं, नीफे बोल देते हैं। तो आपको ये शायद समझ आ गया होगा, ये पहला वाला जो चित्र हमने यहाँ पर लिया था, तो ये क्या था, एक रासायनिक संगठन के आधार पर इसका क्या किया था, विभाजन किया था। और किसने किया था, एडवर्ड स्विस। तो एडवर्ड स्विस का नाम भी आपको याद रखना है, इनका यहाँ नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एडवर्ड स्विस। तो एडवर्ड स्विस के द्वारा ये क्या किया जाता है, रासायनिक संगठन जो विभाजन किया है, इस रासायनिक संगठन के हिसाब से पृथ्वी के आंतरिक भाग का, तो उसका विभाजन किया गया है। और जो दूसरा विभाजन आता है, पहले वाला तो हमारा हो गया, अब आते हैं हम दूसरे वाले जो विभाजन, ये भी किसके द्वारा किया गया है, ये एडवर्ड स्विस के द्वारा ही ये विभाजन किया गया है। अब ये किस आधार पर किया गया है, ये भूकंपीय आधार पर करा गया है। किस आधार पर करा गया है, भूकंपीय आधार पर।
क्योंकि आपने सुना होगा जैसे भूकंप की जो तरंगें उठती हैं उसमें पी तरंगें होती है, एस तरंगें होती है, तो उन तरंगों की जो स्पीड होती है तो उस स्पीड के हिसाब से क्या करा है, इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना का इन्होंने क्या कर दिया, एक विभाजन और प्रस्तुत कर दिया। जैसे यहाँ पे क्या किया, रासायनिक संगठन के हिसाब से करा, जैसे कि इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम और सिलिका, मैग्नीशियम, इसके अलावा निकेल और फेरियम मिल रहा था, तो इस आधार पर इन्होंने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो उसी प्रकार से इन 3 भागों में तो विभाजित ऑलरेडी इन्होंने किया था, लेकिन जो भूकंप की तरंगे हैं यानी पी तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, उनकी स्पीड किस प्रकार से इसके अंदर हो रही है, या कोर में कितनी स्पीड से चल रही है तरंग, और मेंटल में कितनी स्पीड से चल रही है, और हमारे क्रस्ट में कितनी स्पीड से तरंगे आ रही हैं, तो उन्हीं तरंगों के हिसाब से या भूकंपीय आधार पर क्या कर दिया, एक और विभाजन दे दिया इन्होंने। अब जो ये विभाजन किया, इसमें सबसे पहले इन्होंने जो ऊपर वाली परत आपको देख रही है, यहाँ पे लाइन खींची है, जो क्रस्ट की सबसे ऊपरी वो है, यानी इस क्रस्ट की जो सबसे ऊपर भाग है, इनका नाम दिया इन्होंने लिथोस्फीयर। इसको क्या नाम दिया है, लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर को हम स्थलमंडल भी बोलते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी भाग है इसको इन्होंने क्या नाम दिया, लिथोस्फीयर, इसको स्थलमंडल के नाम से इन्होंने एक नाम दिया। दूसरा, ठीक क्रस्ट की बात करी थी हमने, यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्रस्ट है, तो क्रस्ट से जो ठीक ऊपरी वाली मेंटल का जो ऊपर वाला भाग है, ये जो नीचे हमने डॉट 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 वाला लाइन बनाया है, इस प्रकार से ये लाइन खींची है, तो इन्होंने इसको भी एक नाम दिया, इसको इन्होंने दिया स्थेनोस्फीयर। क्या नाम दिया इसको, स्थेनोस्फीयर। स्थेनोस्फीयर किसको दिया, या इसको दुर्लभ मंडल भी कहा है, दुर्बल मंडल, तो दुर्बल मंडल या स्थेनोस्फीयर, इसको किसको नाम दिया, मेंटल का जो ठीक ऊपरी भाग है, क्रस्ट और मेंटल को जो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, उसको इन्होंने क्या नाम दिया, स्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल इसको बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्थेनोस्फीयर किसको कहा जा रहा है, लिथोस्फीयर किसको कहा जा रहा है। अब आते हैं मेंटल के। अब जो ये मेंटल है, बीच वाला भाग, ये मेंटल का एरिया है इतना, तो मेंटल को इन्होंने क्या किया, पाइरोस्फीयर। क्या का नाम दिया इसको, पाइरोस्फीयर। क्योंकि देखो जो भूकंप की स्पीड होती है, तो भूकंप की स्पीड यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे 7.5 की स्पीड से भूकंप की तरंगें यहाँ पे चल रही है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एक अनुमानतः है। जैसे यहाँ पे 7.5 की स्पीड से क्या कर रही तरंग आ रही है नीचे से, तो इस हिसाब से इन्होंने इसको लिथोस्फीयर स्थलमंडल का नाम दिया। और ठीक जब यहाँ पे पाइरोस्फीयर यानी मेंटल में किस स्पीड से चल रही है, तो वहाँ पर मान लीजिए आप, जैसे यहाँ पे भूकंप की स्पीड हम मानते हैं 6.5। आप इसको एग्जैक्ट नहीं माने, क्योंकि ये बुक में जो दिया गया है वहाँ अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट आंकड़ा हमने नहीं लिया है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे 6.5 की स्पीड से अगर भूकंप की तरंग चल रही है, तो इसमें क्या हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी, तो उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या करा, इसको 3 रूपों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। आप इसको नोट ना करें, इसको एक समझने के लिए लिखा है हमने यहाँ पे खाली। तो इसी प्रकार से क्या होता है, मेंटल में इन्होंने मेंटल को एक नाम दे दिया, पाइरोस्फीयर। तो अगर प्रश्न बनेगा कि भूकंपीय आधार पर स्वेस ने मेंटल को क्या नाम दिया था, तो आप क्या कहेंगे, पाइरोस्फीयर। क्वेश्चन बनता है कि भूकंपीय आधार पर जो स्वेस का क्या है, वर्गीकरण है, उसका नामों का उल्लेख कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पाइरोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, और लास्ट में आ जाता है बेरोस्फीयर। अब बेरिस्फीयर जो है हमारा, ये क्रोट आंतरिक भाग है, जो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, बेरिस्फीयर। क्या नाम दिया, बेरिस्फीयर दिया। अब भूकंप के जो तरंगों के आधार पर इन्होंने विभाजन किया, उसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो स्थलमंडल को इन्होंने लिथोस्फीयर दिया, दूसरा इसमें स्थेनोस्फीयर, जिसको दुर्बल मंडल या मेंटल का ऊपरी भाग को नाम दिया, और मेंटल को क्या नाम दिया, पाइरोस्फीयर दिया। और ठीक इसके मेंटल के नीचे जो कोर आ रहा है, क्रोट, इसका नाम जो है, इसको बेरिस्फीयर के नाम से इन्होंने एक विभाजन किया। तो ये जो 2 आधार दिए हैं, ये किसने दिए, ये एडवर्ड स्विस एक भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस 2 आधारों में पृथ्वी का आंतरिक संरचना की क्या करा, विभाजन करा। लेकिन ये जो विभाजन हुआ, इसमें आप क्या हो गया, इस विभाजन को काफ़ी पुराना ये विभाजन हो गया। ये जो आंतरिक संरचना का मॉडल इन्होंने दिया काफ़ी पुराना हो चुका था। उसके बाद से क्या होता है कि एक नई रिसर्च आप सामने आती है। अब नई रिसर्च करी गई, क्योंकि हमारा जो विज्ञान है इसने इतनी तरक्की कर ली है, इतना कुछ विज्ञान में नया कुछ आ गया, तो उस आधार पर एक नया मॉडल फिर पृथ्वी का हमारा देखने को मिलता है। और इसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें से भी क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि पहले ये अभिनव मत, इसको अभिनव मत बोला जाता है, या इसको रिसेंट व्यूज कहा जाता है। यानी रिसेंट मतलब अभी अभी, अभिनव मतलब अभी नया नया जो मत आया है, ये किसके द्वारा दिया गया, IUGG। तो IUGG क्या है, इंटरनेशनल यूनियन क्या है, जियोडेसी जियोफिजिक्स, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन जियोडेसी जियोफिजिक्स। तो इसके द्वारा क्या करा गया है, जब नई रिसर्च इन्होंने एक सामने लाए, तो ये नया मॉडल इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक नया मॉडल हमारे सामने क्या किया, प्रस्तुत किया। अब ये जो नया मॉडल दिया इन्होंने, ये किस आधार पर दिया, तो ये भी इन्होंने भूकंप की जो तरंगे हैं उसकी स्पीड के हिसाब से इन्होंने क्या किया, इसके फिर से दोबारा विभाजन किया। क्योंकि हो क्या रहा था, जो स्पीड इन्होंने यहाँ पर बताई थी, उस स्पीड से क्या हो रही थी, लहरें नहीं आ रही थी, क्योंकि हर उसमें भूकंप की जो लहरें थी उनकी स्पीड क्या हो जा रही थी, चेंज हो जा रही थी।
जैसे ये क्रस्ट है, अब इन्होंने क्या करा, क्रस्ट को दो भागों में विभाजित कर दिया। सबसे पहले देखो, ये गहराई है पृथ्वी की अंदर की, जैसे कि यहाँ से 0 से 30 किलोमीटर है, फिर 30 से 200 किलोमीटर है, फिर 700 किलोमीटर है, फिर 2900 किलोमीटर है, फिर 51-50 है, फिर क्या है 63-71 है। तो ये किलोमीटर में इसकी गहराई है नीचे पृथ्वी की। अगर आंतरिक हम अंदर जाएंगे तो ये गहराई है। तो हर जगह पे क्या हो रही थी, भूकंप की जो तरंगों की स्पीड है वो अलग अलग देखने को मिल रही थी। जैसे ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट वाला भाग है, ऊपर वाला भाग, इन्होंने इस क्रस्ट को दो भागों में विभाजित कर दिया। इस क्रस्ट को क्या कर दिया, दो भागों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार से इन्होंने, अब माना ये 0 से लेकर 200 तक तो क्या था, हमारा क्रस्ट थी। 200 तक, 200 किलोमीटर तक, यानी 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट वाला भाग है, जो सबसे ऊपरी भाग है, जिसको हम भूप्रपटी, शियाल और क्या कह रहे हैं, स्थलमंडल कह रहे हैं। तो ये क्या है, क्रस्ट है। इन्होंने इस क्रस्ट को दो भागों में विभाजित कर दिया। क्योंकि दो भागों में विभाजित कैसे कर दिया, एक ऊपरी क्रस्ट, ये जो क्रस्ट है ऊपर वाली है, ऊपर वाली क्रस्ट है, और ये क्या है, नीचे वाली क्रस्ट है। तो नीचे वाली क्या है, क्रस्ट है। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, तो इन्होंने दो भागों में क्या कर दिया, इसको विभाजन कर दिया, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ठीक, फिर मेंटल का भी इन्होंने क्या कर दिया, दो भागों में विभाजन कर दिया, मेंटल, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। और ठीक है, यहाँ नीचे अगर हमारी कोर में आए तो कोर का भी क्या कर दिया ना, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, इन्होंने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया इसका। अब इसको हम समझेंगे कि क्या क्यों करा इन्होंने ऐसा, इसको भी हम अभी यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, पहले तो आप ये बात अपने दिमाग में रख लें कि क्रस्ट जो है इसको दो भागों में विभाजन कर दिया, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। मेंटल को भी दो भागों में विभाजन कर दिया, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। और जो कोर है इसको भी इन्होंने दो भागों में विभाजन कर दिया, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है। दूसरा, ये जो आपकी गहराई है इसको भी आपको ध्यान में रखना है, 1 किलोमीटर में है। अब होता क्या है, जो क्रस्ट है हमारी, जो 0 से लेके यहाँ पे 200 किलोमीटर तक की जो गहराई है क्रस्ट की, क्योंकि 0 से लेके 200 तक हमारी क्रस्ट आती है। अब इन्होंने क्रस्ट को क्या कर दिया, 0 से लेके 30 किलोमीटर तक का, 0 से लेके जो 30 किलोमीटर तक क्रस्ट था, इन्होंने 30 किलोमीटर से इसको विभाजित कर दिया, एक लाइन खींच दी 30 किलोमीटर में। इसको इन्होंने नाम दे दिया कोनराड असंबद्धता। क्या नाम दे दिया, कोनराड असंबद्धता। अब ये नाम क्यों दिया, क्योंकि हो क्या रहा था, जब भूकंप यहाँ से पृथ्वी के केंद्र से भूकंप की लहर या जो तरंग ऊपर को आ रही थी, तो वहां पर हो क्या रहा था, जो ये निचली क्रस्ट है यहाँ पर भूकंप की तरंगों की अलग स्पीड देखने को मिल रही थी, और ये ऊपर वाले जो क्रस्ट है इसमें भूकंप की जो तरंगों की स्पीड है वो कुछ अलग रूप में देखने को मिल रही थी। अब जैसे ये निचले वाला क्रस्ट है, इसमें क्या हो रही थी, स्पीड या तो कम हो रही होगी या ज़्यादा हो रही होगी। तो यहाँ ऊपर वाले में क्या हो रहा था, इसमें भी कुछ अलग अंतर देखने को मिल रहा था, किसमें, भूकंप की तरंगों की स्पीड में। तो जहाँ पे ये भूकंप की तरंगों में स्पीड में विभाजन हो रहा था, जैसे ठीक यहाँ पर अगर जैसे नीचे से यहाँ से भूकंप की तरंग आई यहाँ पे तक, माना वो 3.5 की स्पीड से यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर आके उसकी स्पीड चेंज हो जा रही है, इस लाइन पे आके 30 किलोमीटर पर आके क्या हो जा रही है, इसकी स्पीड चेंज हो जा रही है, यहाँ से 4.6 के स्पीड से अगर ऊपर जा रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर से क्या कर दिया, इसको एक नाम दे दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, भूकंप की तरंगों की स्पीड में क्या आ जा रही थी, अंतर आ जा रहा था। तो इसी लाइन को इन्होंने एक नाम दिया, जो इस ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को क्या कर रहा था, अलग कर रहा था, उसको एक नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया कोनराड असंबद्धता। क्या नाम दिया, कोनराड असंबद्धता। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा ही पूछा जाता है एग्जाम में, इसमें हमेशा पूछा जाता है कि क्रस्ट को दो भागों में विभाजित करने वाली कौन सी असंबद्धता है, तो आपको नाम याद रखना है, कोनराड असंबद्धता। तो ये तो थी हमारी क्या, जो क्रस्ट को दो भागों में विभाजित कर रही थी। अब जो क्रस्ट और मेंटल, अब देखो ये क्रस्ट और मेंटल है, यहाँ पे क्रस्ट और मेंटल है, इसको भी तो कोई अलग कर रहा है, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रहा है। जैसे ये ऊपर वाली लाइन है, ये क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रही है। अब यहाँ सबसे पहले क्रस्ट को दो भागों में विभाजित करने वाली कौन है, कोनराड असंबद्धता है, जो क्रस्ट को दो भागों में विभाजित कर रही है। अब ठीक है, अगर नीचे आए तो हम यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, जो ये वाली लाइन है, तो ये किसको अलग कर रही है, ये हमारी मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट को क्या कर रही है, अलग कर रही है, ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट को। यहाँ पे ध्यान दें आप, ये हमारी ऊपरी मेंटल है, मेंटल का ऊपरी भाग है ये वाला, यहाँ से हमारी मेंटल स्टार्ट हो जाती है, कहाँ से, 200 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, 2900 तक जाती है। तो 200 किलोमीटर में जो लाइन हमारी ये ऊपर वाली क्रस्ट को क्या कर रही है, अलग कर दी है यहाँ से, यानी निचली क्रस्ट को क्या कर दिया, अलग कर दिया, किससे, ऊपरी मेंटल से। तो इस लाइन को इन्होंने एक नाम दे दिया, नाम क्या दे दिया इसको, मोह असंबद्धता। तो एक जो भूवैज्ञानिक थे उनका नाम मोह है, तो उनके नाम पर ही इस लाइन का क्या किया, उन्होंने इस लाइन को क्या किया, बताया कि यहाँ पर भूकंप की स्पीड क्या हो रही है, अलग हो रही है। अब भूकंप की जो स्पीड क्या हो रही है, जो मेंटल से यहाँ से अगर ऊपर तरंग आ रही है, तो यहाँ पे कुछ अलग स्पीड देखने को मिल रही थी इस मेंटल की ऊपरी भाग में, और ठीक जब वो क्रस्ट में एंटर कर रही थी, ये निचली क्रस्ट में, तो यहाँ पर भूकंप की स्पीड कुछ और हो जा रही थी।
तो इसी जो स्पीड को विभाजन जो जहाँ पे से विभाजन हो रहा था वहाँ से एक लाइन एक असंबद्धता का नाम दिया उन्होंने, उनका नाम क्या था, मोह असंबद्धता। तो अगर प्रश्न बनेगा कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को अलग करने वाली कौन सी असंबद्धता है, तो आप क्या कहेंगे, मोह असंबद्धता। क्या नाम कहेंगे, मोह असंबद्धता। तो ये जो हमारी ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट को कौन सी अलग कर रही है, मोह असंबद्धता। तो ये आपको यह ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम निचली मेंटल में, क्योंकि मेंटल को भी दो भागों में विभाजन किया है, जैसे यहाँ क्रस्ट को दो भागों में विभाजन किया, उसी प्रकार से मेंटल को भी क्या किया कर दिया गया, दो भागों में विभाजन कर दिया गया। अब ऊपरी मेंटल है और निचली मेंटल है, जैसे यहाँ ऊपरी क्रस्ट थी और निचली क्रस्ट थी, उसी प्रकार से ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, तो इसको भी इन्होंने दो भागों में विभाजन कर दिया। यहाँ पे क्यों कर दिया, क्योंकि भूकंप की जो तरंगों की स्पीड है इस निचली मेंटल में कुछ और देखने को मिल रही थी, यहाँ पे भूकंप की स्पीड कुछ और देखने को मिल रही थी और यहाँ कुछ और देखने को मिल रही थी ऊपर वाले मेंटल में। तो इसीलिए जहाँ पे इसकी भूकंप की तरंगों में स्पीड में क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने एक असंबद्धता पाई, क्योंकि क्या हो रहा था, यहाँ पे जो भूकंप की स्पीड है वो अलग हो जा रही थी इस लाइन पर आके। तो इस लाइन को इन्होंने एक नाम दिया रेपटी। क्या नाम दिया, रेपटी। तो रेपटी असंबद्धता बोला जाता है इसको। कौन, जो निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल को जहाँ पे क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल को जहाँ पे अलग हो रही है, तो उसको हम क्या करें, रेपटी असंबद्धता। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, रेपटी असंबद्धता। प्रश्न बनेगा कि निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल को कौन अलग करती है, तो आप क्या कहेंगे, रेपटी असंबद्धता क्या करती है, इन दोनों को क्या करती है, विभाजन करती है, निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल में। ठीक हो गया। देखो यहाँ 200 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक हमारी मेंटल पाई जाती है, पूरी मेंटल है। तो इस मेंटल को भी हमने 200 से लेकर 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल है और 700 से लेकर 2900 तक निचली मेंटल है। तो उसी प्रकार से 0 से लेकर 30 तक हमारी ऊपरी क्रस्ट है और 30 से लेकर 200 किलोमीटर तक निचली क्रस्ट है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। रेपटी असंबद्धता होगी, नीचे आता है हमारा जो कोर वाला भाग है। अब देखो 2900 किलोमीटर से लेके ये 6371 किलोमीटर तक हमारी क्या है, कोर वाला भाग है, आंतरिक भाग है पृथ्वी का। अब ये जो आंतरिक भाग है इसको भी, कोर को भी इन्होंने क्या कर दिया, दो भागों में विभाजन कर दिया। सबसे पहले जो यहाँ पर समझते हैं, जो 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक का जो हमारी मेंटल आ रही है, निचली मेंटल, तो इस निचली मेंटल और ये ऊपरी जो कोर है हमारा, इसको जो विभाजन कर रही है यहाँ पे, तो उस लाइन को इन्होंने एक नाम दिया। जैसे यहाँ पे हमारी निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को जो लाइन ने विभाजन किया उसका नाम था मोह असंबद्धता। और ठीक इसी प्रकार से जो निचली मेंटल है और बाह्य कोर है, यानी कोर मतलब कोर आंतरिक भाग, इसको जो अलग कर रही है जो लाइन, उसका नाम इन्होंने क्या दिया, गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या नाम दिया, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो आपको क्या ध्यान रखना है, गुटेनबर्ग असंबद्धता कौन किसको अलग करती है, आपको याद रखना है, निचली मेंटल और बाह्य कोर को। निचली मेंटल और बाह्य कोर को कौन अलग करती है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो ये आपको ध्यान में रखना है, गुटेनबर्ग निचली मेंटल और बाह्य कोर को क्या करती है, विभाजित करती है। अब आते हैं हम कोर के अंदर। कोर के अंदर आने पर हमको कोर को भी दो भागों में विभाजन किया, क्योंकि कोर में भी जो भूकंप की स्पीड थी वो अलग अलग रूपों में हमको क्या कर रही थी, देखने को मिल रही थी। अब जब हम कोर में आते हैं तो कोर के अंदर होता क्या है, देखो 2900 से स्टार्ट कोर हो जाता है, तो यहाँ पे जो 5150 यानी 5150 किलोमीटर में जब हम आते हैं, तो यहाँ तो भूकंप की स्पीड कुछ और थी, ठीक है, 5150 पर आगे भूकंप की स्पीड क्या हो जा रही थी, बदल जा रही थी। तो इसी कारण से इन्होंने इस लाइन को, जो ये असंबद्धता है, इसको एक नाम दिया, लेहमैन। तो लेहमैन असंबद्धता इसका नाम दे दिया। अब लेहमैन असंबद्धता किसको अलग करती है, तो लेहमैन असंबद्धता आंतरिक कोर और बाह्य कोर को क्या करती है, विभाजित करती है। आंतरिक कोर और बाह्य कोर को क्या करती है, विभाजित करती है। तो आपको ये 3-4 चीज़ें इसमें याद रखनी है। इसमें आपसे प्रश्न ये नहीं पूछेगा, इसमें आपसे प्रश्न क्या पूछने वाला है, इसमें पूछेगा कि बताइए ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन सी असंबद्धता अलग करती है। आप कहेंगे कौन सी, कोनराड असंबद्धता। ठीक पूछ लेगा कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को कौन अलग करता है, आप कहेंगे मोह असंबद्धता। और फिर प्रश्न ये बन सकता है कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को कौन सी असंबद्धता अलग करती है, तो आप कहेंगे रेपटी असंबद्धता। और ठीक आपसे पूछ लेगा कि निचली मेंटल और बाह्य कोर या ऊपरी कोर, इसको कह सकते हैं हम, बाह्य कोर या ऊपरी कोर को अलग कौन करती है, आप कहेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग किसको करती है, निचली मेंटल और ऊपरी कोर को क्या करती है, विभाजित करती है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। प्रश्न बनेगा बताइए कोर को दो भागों में विभाजित करने वाली कौन सी असंबद्धता है, जो आंतरिक कोर है उसको दो भागों में विभाजित करने वाली कौन सी असंबद्धता है, आप कहेंगे लेहमैन असंबद्धता। कौन सी है, लेहमैन असंबद्धता। तो आपको ये सिर्फ ये नाम याद रखने हैं, और ये नाम जो यहाँ पे जो जिसका विभाजन कर रहे हैं उसको आपको याद रखना है। तो ये हमारा जो है एक अभिनव मत है, रिसेंट मत है, और पिछले एग्जामों में ये प्रश्न इसमें आया हुआ था। तो ये प्रश्न बनते ही बनते हैं, क्योंकि
आज ये नहीं पूछेगा आपसे ज़्यादा कि हमारे कोर में क्या पाया जाता है, सीमा में क्या पाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं और जो नया एक रिसर्च आई है इसके आधार पर इनके नामों को पूछ लिया जाता है। आपको इसको बनाना है चित्र को, तो इस चित्र को बना के आपको इसको समझना है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप 1-2 बार इस चित्र को बना लेंगे तो आपके दिमाग में ये क्या होना है, फिट हो जाना है। तो कुछ हमने यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है, नोट को आपको ध्यान में रखना है। देखो जैसे हम पृथ्वी के अंदर को जाएंगे, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा। जैसे हम यहाँ से गहराई में जाएंगे तो एक तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी, दूसरा पृथ्वी के अंदर जाने पे क्या हो जाता है, घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो जो हम पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या होता है, तापमान बढ़ता है। और दूसरा हर 32 मीटर पर अगर हम गहराई में जाएंगे तो वहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही हम अंदर अगर 32 मीटर नीचे चलेंगे तो वहाँ पे 1 डिग्री तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और नीचे जाने पर तापमान और घनत्व क्या होता है, दोनों ही ये बढ़ते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक जो घनत्व है वो कौन से भाग का है, इस आंतरिक भाग का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक जो पृथ्वी का घनत्व है वो इस आंतरिक भाग का है। और दूसरा एक चीज और याद रखनी है आपको यहाँ पे कि जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट है जो, इस पे सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, क्रस्ट में पाई जाती है, लगभग 46%। कितना, लगभग 46%। और उसके बाद से ये सिलिकॉन जो है SI ये पाया जाता है 27.7%। कितना, 27.7%। तो पृथ्वी के आयतन का जो सर्वाधिक भाग पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा कौन सा, मेंटल। तो ये मेंटल जो है पृथ्वी का आयतन का सर्वाधिक भाग कौन सा है, ये मेंटल है। और कितना है, 83% भाग है पृथ्वी के, यानी पृथ्वी के आयतन का 83% भाग कौन है, ये मेंटल है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछेगा कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना, 46% पाया जाता है। उसके बाद से सिलिका पाई जाती है 27.7%। और आप अगर आपसे प्रश्न बनेगा कि पृथ्वी के आयतन का सर्वाधिक भाग कौन सा है, तो आप कहेंगे मेंटल है। कितना, 83%। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। ये चित्रों को बनाएं आप, तीनों चित्रों को बनाएं और अलग अलग पेज पर बनाएं, तो इसको आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और इससे बनने वाले प्रश्न जो भी हैं उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे अगर आप इस चित्रों को बना लेते हैं तो ये था हमारा आज विश्व भूगोल का एक टॉपिक। आगे हम इसमें इसी तरीके से कंटिन्यू हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर इसमें अपना कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। और या इसके अलावा कोई प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित हो उसको भी आप पूछ सकते हैं। और हम आपसे प्रश्न हर टॉपिक में पूछते हैं, तो आज भी हम आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं। एक तो आपको बताना है कि रासायनिक संगठन के आधार पर आपको पृथ्वी का विभाजन बताना है और उसमें पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताने हैं। और दूसरा आपको बताना है कि जो हमारा IUGG जो हमारा जो अभिनव मत जिसने दिया उसके आधार पर जो असंबद्धता पाई जाती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो इन तीनों में आपको जो असंबद्धता पाई जाती है उनका नाम आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको इस ये टॉपिक जरूर बताएं। धन्यवाद।